दोस्तों आइए अब थोड़ा सा माहौल को मैं तब्दील कर रहा हूँ, कहकों में लाना चाहता हूँ। हमारे इकलौते हास्य और व्यंग के एक प्रतिनिधि कवि, उनको बुलाने से पहले मैं 4 मिसरे पढ़ देना चाहता हूँ कि शराबी ने मुसाफिर से ये पूछा, शराबी ने मुसाफिर से ये पूछा, नई दिल्ली यही है मैं जहाँ हूँ। वो बोला मैं बताऊंगा मगर तुम मुझे पहले बताओ मैं कहाँ हूँ। तो ये हास्य के कवि और व्यंग के कवि का ये जादू होता है कि वो वही गंभीर बातें जो गंभीर कविता में कही जाती हैं वो अपने अंदाज में कहता है तो होंठों पर कह तैरने लगते हैं। प्रवीण शुक्ला हमारे उन ज़हीन कवियों में हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बना रखी है सारे कवि सम्मेलनों और मुशायरों में। बहुत धन्यवाद अनवर भाई का। मैं अकेला हास्य रस का कवि हूँ, इसलिए गंभीर ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रणाम करता हूँ, बस इसका दुरुपयोग मत करना। ऐसा ना हो सर मेरा लगा तो धड़ मल्ली का शहरा मत करना, कपड़े वो उतारे इज्जत मेरी खराब होगी। अच्छा मैं सच बताता हूँ, अभी पिछले 1 साल में मैं लगभग 4 बार गया अमेरिका। वहाँ भी मैंने ये बात कही, हिंदुस्तान के आदमी ने पूरी दुनिया में बहुत तरक्की की, मेहनत की। एक तो इसलिए, दूसरा इसलिए कि हर जगह कोशिश ये रही कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट निकलना चाहिए, और ब्रज वाला हो तो वो तो और ज़्यादा कोशिश करेगा। वो एक चला गया था फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए जूते भी आ जाए। फोटोग्राफर मथुरा का होगा, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों ही आ जाए। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए, मेरे को कम समय में बात खत्म करनी। 2-3 छंद आपको सुना देता हूँ, और कोयल साहब ने इतना बढ़िया संचालन किया। दरअसल क्या है कि शायर अपने ढंग से बात कहेगा, वो शरफ भाई की कम बोले ना तुम बोलते हो ना हम बोलते हैं, कैसे मामला बने मोहब्बत की, हास्य रस का अलग ढंग से कहेगा। वो एक ने बहुत जोर लगा के 2 पंक्तियां लिखी, हास्य रस का था, गांव का सीधा साधा हरियाणा का रहने वाला। बोला तेरी जुल्फ, जुल्फ तो बोल ही नहीं सकता, जुल्फ बोल दे तो कहेगा हरियाणा। थोड़ी देर मस्ती के मूड में रहिएगा, बस 5-7 मिनट में बात करने के लिए आपके बीच हूं। बोला तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बलखा वैसे, और अगली पंक्ति में सोच नहीं सकते आप किस तरह से बलखा वैसे। बोला तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बलखा वैसे, जैसे खूंटे पर बंधी हुई भैंस खल खावे से। देख लिया, इस तरह भी बल खाया जा सकता। मैं कुछ छंद सुनाता हूँ आपको मोहब्बत, क्योंकि साहब एक ऐसी सुंदरी, उसने अपनी विचित्र वेशभूषा बनाई हुई है, समाज के अलग अलग लोगों ने उसे देखा तो उन्हें वो कैसी लगी। मेरे कुछ मन के छंद प्रस्तुत करता हूँ। ये मत सोचिएगा कि सुंदरता से मेरा कोई वैर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा सुंदर दिखना भी हिंसा है, लेकिन कोई सुंदरता के नाम पर विद्रूपता तक पहुंच जाए, ब्यूटी पार्लर से बाहर आए तो ऐसा लगे कोई मंगल ग्रह का प्राणी उतर आया है इस धरती पर, तो उसे देखकर कवि क्या क्या कल्पनाएं करता है। आपके ठहाकों के नाम करता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। दरअसल क्या हास्य हमारे वैदिक जी आ गए हैं। मैं सोच रहा था अच्छी कविता तब शुरू करूंगा जब आप आ जाए। श्री वेद प्रताप वैदिक जी की भी उपस्थिति हो गई है, मैं स्वागत करता हूँ। एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। देखिए वैदिक जी पत्रकारिता के बड़े स्तंभ हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं कुछ छंद सुनाता हूँ। मैं तो दरअसल अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा भैया लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। लड़के लड़की की बात छोड़ दीजिए, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा। तब मैं कुछ छंद सुनाता हूँ, थोड़े बहुत मस्ती के मूड में रहिएगा। थोड़ी सी आवाज़ इसकी बढ़ा दीजिएगा, मॉनिटर अगली बार से लग जाएंगे मंच पर, मैं थोड़ा पीछे से बोलूँगा। मैं सरिता जी दोबारा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी,
तो मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया, आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में सुस्ताना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा। बोले शाम छोड़, पूरी रात आराम कर लीजिए, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। एक बार थोड़ी सी तालियां आप बजा दें तो मैं मोहब्बत के साथ सुनिएगा। छंद के बड़े लोग बैठे हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, हमारे नीरजदा और बेकल साहब। मैं कहता हूं कि सबसे बड़े जो छंद शास्त्री हो सकते हैं, उनकी उपस्थिति में मैं कुछ छंद निवेदित करता हूं। देखना अनवर भाई कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। बहुत आनंद से सुनिएगा, जहां बात अच्छी लगे भरपूर तालियों के साथ आपकी मोहब्बतें चाहूंगा। कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए चौबे जी चहक उठे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। ऐसी कहा होगा शरफ भाई ने, बड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। तालियां थोड़ी ज्यादा बजाइएगा तो ज्यादा आनंद आएगा मुझे सुनाने में, आपको तो सुनने में ही रहा है। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, कि जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और अगली पंक्ति उदयदा को समर्पित करता हूं, जिनकी बहुत मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। आपको लगे कि इस सलीके से भी हास्य रस में बात कही जा सकती है, तो एक बार जरा ब्रज वाली मोहब्बतें दीजिएगा। कि जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सुंदरी आगे बढ़ी और संसद भवन के पास पहुंच गई। उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। मंच का आशीर्वाद और वैदिक जी की विशेष मोहब्बत चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। कि कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, सोनिया जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। साम्यवादी आपस में बात करने लगे कि साम्यवादी आपस में बात करने लगे, कि लेनिन का हमको जमीर लगती हो तुम। और अगली पंक्ति दोस्तों, आपके हाथ खामोश नहीं रहेंगे, एक ऐसी बात ठक से आपके दिल पर लगेगी ही कि आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचेंगी। कि साम्यवादी आपस में बात करने लगे, कि लेनिन का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। 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 शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम। डायबिटीज घट जाए तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। और अगली पंक्ति बहुत सहज है, मुझे बहुत पसंद है, शायद मंच के लोगों तक भी पहुंचेगी। सबीना जी देखिए किस ढंग से बात आई है। जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर है, लफड़ेगी उनको जमीन लगती हो तुम। मोहब्बत भरपूर दे दीजिए, क्या कहना आपकी वाह वाह की बात करता हूं।
अगली पंक्ति सुन लीजिए। शरफ भाई कह रहे थे कि तुम भी हम भी कम बोले, तो अगली पंक्ति आपको ही समर्पित कर रहा हूं। सुने कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम, खाट जिनकी खड़ी हुई है कई बरसों से, ऐसे घूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे घूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे घूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। अंतिम छंद सुनिए श्रृंखला का, आपके मन तक पहुंचेगा। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। ये घनाक्षरी छंद है जो भूषण ने भी लिखा, आदित्य जी ने भी लिखा, अल्हड़ जी ने भी खूब लिखा, और क्या कहने सरिता जी ने तो सवैये और घनाक्षरी दोनों ही लिखे हैं। आप देखें, विशेष बादल जब घुमड़ते हैं तो मोर का भी नाचने का मन करता है। ये खास लोगों की महफिल है, आपका मन चाहूंगा। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम, जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। और अगली पंक्ति फिर आपकी मोहब्बत चाहती है, वैदिकता को बहुत ही पसंद करेंगे। कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम, नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। कुछ छंद याद आए, मैंने प्रस्तुत कर दिए। एक हास्य व्यंग की प्रतिनिधि अपनी कविता सुना देता हूँ। हास्य मैंने बताया चारों तरफ बिखरा हुआ, पति पत्नी के संवाद तक से हास्य पैदा हो जाता। मुझे याद आता है, पिछले दिनों एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी, यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे भी विधवा कर दे। अब ये पति की समझ में बाद में आया, सिक्का कहीं भी गिरा मामला उसी का साफ होना। अद्भुत संबंध है साहब। वो मेरे एक दोस्त हैं प्रहलाद जी, कलकत्ता में रहते हैं। पिछले दिनों कुछ डाकुओं ने उनकी पत्नी का अपहरण कर दिया। बाद में उन्हें एक चिट्ठी लिखकर भेजी, साथ में उनकी पत्नी की उंगली काट कर भेज दी। तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है, सबूत के तौर पर उसकी उंगली भेज रहे हैं, या तो 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। भाई ने उल्टी चिट्ठी लिखी, उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेजो मुंडी। तालियां और थोड़ा सा दे दीजिए। मैं कविता सीधे सीधे, कविता का शीर्षक है मेरी मसूरी यात्रा। सीधे सीधे सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा आप, क्योंकि अद्भुत संबंध है साहब इस देश में। मुझे याद आता है, एक और पति पत्नी का झगड़ा हुआ, दोनों ने अदालत में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। जज बोला भाई तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक तो हो ही जाएगा, जो धन और संपत्ति है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता, 4 होते तो बांट देता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगली साल ही दायर करेंगे। गोयल साहब अगली साल फिर दिक्कत पैदा हो गई, जुड़वा पैदा हो गए, मामला फिर 1 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ गया। तो भाइयों ने तलाक तो लिया पर 4 साल बाद हिसाब बराबर करके लिया। तब उन मधुर संबंधों के नाम सुनिए, सहज हास्य की कविता सुना देता हूं, क्योंकि मैं हास्य का अकेला हूं इसलिए गंभीरता की तरफ आपको नहीं ले जा रहा। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी, कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूँ, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूँ। ये सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठ कर जाऊंगा
और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही यहां से आनंद लेना अब बात का। लेट कर तुम जाओगे मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पीछे पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो मंच वाले लोग काफी करते, जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक। कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला, आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है। आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूँ शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा, चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे सीढ़ियों से ही जाऊंगी। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा, बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले, बधाई बधाई। मैंने कहा, भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी। गोता लगा कर देखो पीछे की ओर ही बही। अगली 2 पंक्तियों पर भरपूर आपकी तालियां मोहब्बतें चाहता हूं, सुनिएगा। गोता लगा कर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं है। आदरणीय दादा नीरज जी बेकल जी की उपस्थिति में बोलता हूं, यदि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है, जापान के पास सबसे बड़ी ताकत तकनीक की ताकत है, तो भारत वो देश है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति की ताकत है, हमारे संस्कारों की ताकत है। आज 20 लाख लोग दिल्ली में आकर ड्रग्स के बारे में सोचते हैं, तो ये हमारी संस्कृति की ताकत है। उसके नाम अंतिम 4 पंक्तियां करता हूं, लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं।